अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। आज हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एहतलाम, जिसे नाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि एहतलाम होता क्यों है, एहतलाम का होना हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, एहतलाम के असबाब क्या हैं और एहतलाम अगर क्रिटिकल शक्ल इख्तियार कर ले तो उसका इलाज क्या है। एहतलाम होता क्या है? नींद के आलम में शहवत अंगेज़ ख्वाब देखने के बाद बिला इरादा मादा मवनिया का जो अखराज होता है उसे एहतलाम कहते हैं और अक्सर अवामुन्नास इसे शैतान का आना या कपड़े ख़राब होना भी कहते हैं। एहतलाम का होना हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बेहतरीन कवाम पर पैदा किया और इस मर्ज़ से पहले इसका हल भी बदने इंसानी में रखा। एहतलाम ही वो पहली निशानी है जो किसी मर्द के बालिग होने का ऐलान करती है। इसका मतलब ये है कि अब ये मर्द औलाद पैदा करने के काबिल हो चुका है, इसका जिनसी निज़ाम वर्किंग में आ चुका है और मनी बन बनकर थैलियों में जमा हो रही है और इसके मादा मवनिया में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म पैदा होना शुरू हो गए हैं। इसके असबाब क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब एक नौजवान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वो एहतियात से काम नहीं लेता और बेराह रवी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उस वक़्त उसका जिनसी निज़ाम जो होता है वो वर्किंग में आ जाता है और नौजवान जब अपने जज्बात पर काबू नहीं रखता तो वो जलक का शिकार, फहश फिल्में, फहश लिटरेचर इसकी तबाही का सबब बनती हैं। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। जब एहतलाम शिद्दत मर्ज़ इख्तियार कर जाता है तो बहुत से अमराज इससे जन्म लेते हैं, मसलन मादा मवनिया का पतला हो जाना और इसमें जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है वो स्पर्म्स कम हो जाते हैं और बग़ैर इंतशार के मादा मवनिया अखराज हो जाता है। मादा मवनिया में गाढ़ापन नहीं होता और बहुत से ऐसे पेशेंट आए हैं जो कसरत एहतलाम की वजह से उनके अंदर स्पर्म्स की वो ताकत नहीं होती जो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखती है और इसकी वजह से ओलेक्सोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया पेशेंट बन जाते हैं और मर्द हमेशा के लिए बांझपन का शिकार हो जाते हैं। आपको इलाज से पहले मैं अज्जा दिखा दूँ। आते हैं अज्जा की तरफ। सबसे पहले आपने सना मक्की ले लेनी है अच्छी किस्म की जो सिर्फ पत्ता हो। ये देख रहे हैं आप, ये पिंसारी से आपको मिलेगी और इसमें ये भी आपने देखना है कि ये इसकी साथ जो पतली डंडियाँ होती हैं ये आपने नहीं डालनी, इसको निकाल देना है। अक्सर मरीज़ शिकायत करते हैं कि ये नुस्खा इस्तेमाल करते हुए हमारे पेट में मरोड़ सा बनता है, तो वो इसकी वजह है। ये आपने निकाल देना है। और एक और बात भी बता दूं कि अक्सर मरीज़ शिकायत करते हैं कि इस नुस्खे में हमें इस तरह महसूस होता है कि मट्टी सी है, तो इसमें छोटी छोटी कंकरियाँ होती हैं जो पिंसारी जो होते हैं वो इसका वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करनी है आपने सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करने हैं, बल्कि वो डंडियाँ भी इससे निकाल देनी है। ये सना मक्की है, ये आपने लेनी है 30 ग्राम और साथ में दूसरा अज्जा है नमक, ये घर में इस्तेमाल होता है, ये आपने लेना है सिर्फ 10 ग्राम। 10 ग्राम जब नमक लेंगे तो इसको आपने सफ़ू बना लेना है या ग्राइंड कर लें किसी अच्छी सी चीज़ में। तो इसका मिक्सचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपको मिक्सचर हमारा बना तैयार मिलेगा। ग्राइंड करने के बाद आपको इस तरह का एक मिक्सचर मिलेगा। ये आपने छोटा जो टीस्पून होता है वो हाफ़ इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद पानी के साथ। अगर कोई खाने से ये मतलब फक्की खाने से कासर होता है या हिचकिचाहट महसूस करता है तो वो मेडिकल स्टोर से खाली कैप्सूल ले ले। ये आपने 250 मिलीग्राम का कैप्सूल लेना है, इससे छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो आपने ये खाली साइड जो है ना इसकी ये फिल कर लेनी है, बड़े वाली। फिल करने के बाद बहुत से मतलब 20-30 कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। नुस्खे के अज्जा फिर एक दफ़ा सुन लें। 30 ग्राम आपने लेनी है सना मक्की और 10 ग्राम लेना है आपने नमक। ये तकरीबन आपका 20-30 रुपये में नुस्खा बन जाएगा और आपको हमेशा के लिए ये जो मर्ज़ है इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने नुस्खे के अज्जा भी देख लिए और जो लेने की तरतीब थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने रात को सोते हुए मुर्गन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करनी है
और इससे कोशिश ये भी करनी है कि रात को सोते हुए अक्सर नौजवान जो दूध इस्तेमाल करते हैं वो भी ना किया करें, क्योंकि अक्सर जो हमें दूध देकर जाते हैं वो भैंसों का दूध होता है। तो भैंस का दूध का मिजाज जो होता है वो ठंडा होता है और गाय का दूध का मिजाज जो होता है वो गर्म तर होता है। हिकमत की रूह से कोशिश करें कि आपने अगर दूध पीना ही है तो गाय का दूध इस्तेमाल करें। बाकी अगर किसी को कोई मसला हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कोशिश करें कि मुझे जो मैंने नंबर दिए हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ भी आप बनाने से मतलब कोई आपको परेशानी हो रही है तो कोशिश करें आप मुझे कमेंट कर लें या कॉल कर लें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उससे ज़रूर आगाह करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान।